करता हूँ कि आप अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे और कंटिन्यू अपने उस टारगेट की ओर चल रहे होंगे जिसे हमने फिक्स किया है, अर्थात अबाव 95%। देखिए स्टूडेंट्स, आधी से ज़्यादा मंजिल पार हो चुकी है, बस थोड़ी सी ही मंजिल रह ही है। इसमें हौसला ना छोड़िए, विद पावर, विद स्टेपना, विद जोश के साथ आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ मेरी वीडियो को वॉच करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, इसे फैलाइए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं हम। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स चल रही है। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्वप्रेरण है। स्वप्रेरण क्या है? स्व माने स्वयं और प्रेरण यानी स्वयं की प्रेरणा से जो उत्पन्न होता है उसे स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन फिजिक्स के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखिए। ये कुंडली है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। ये रियल स्टेट है, ये ठीक है, बहुत ध्यान से। अब देखिए जो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें धारा, अब आप धारा इसमें कितनी बह रही है? 5 बह रही है। क्लियर बात हो गई? मान लीजिए इसमें कितनी धारा बह रही है? 5 एम्पियर। जब इसमें धारा बहेगी स्टूडेंट्स तो ये क्या बन जाएगी? चुंबक बन जाएगी। ठीक है ना? देखो अब ये चुंबक में पूरा डिटेल में पढ़िए स्टूडेंट, ये चुंबक बन जाएगी। देखो ये ऐसे आ रही है, ऐसे, तो इसमें क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? एस बनेगा और ये सिरा एन बन जाएगा, चुंबक बन जाएगी। जब ये चुंबक बन जाएगी तो देखिए इसमें से चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा स्टूडेंट्स, ऐसे देख रहा है कि नहीं? ये चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। अब मान लिया 5 है, जब इसमें से 5 एम्पियर पढ़ते तो ये इतनी शक्तिशाली चुंबक बन गई कि इससे केवल कितनी 2 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। क्लियर बात? अब बहुत ध्यान सुना। अब मैं इसे स्टूडेंट्स कैसे कर रहा हूं? इधर की ओर का ला रहा हूं। देखो तीर का निशान, यानी कि जब आप इसे तीर के निशान को इधर कर रहे हो तो इसमें क्या प्रतिरोध कम होगा? इस तीर के निशान को यहां लगा दीजिए तो अब प्रतिरोध इतना ही होगा। ठीक है, तो मैंने तीर का निशान यहाँ लगा दिया, यानी कि इधर की ओर, यानी कि इसका प्रतिरोध कम कर रहा हूं। जब प्रतिरोध कम कर रहा हूं तो इसमें धारा में वृद्धि होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स? धारा में वृद्धि है। आई से 6 हो गई। जब आई से 6 हो जाएगी तो पहले तो प्रति सेकंड 2 गुजर रही थी, अब कितनी गुजरेगी? और ज्यादा गुजरेगी। ठीक है ना? और इस अर्थात इसके इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। समझिए ना? कब? जब इससे इसमें बहने वाली धारा में परिवर्तन होगा। बात समझना, परिवर्तन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? जब स्वयं किसी कुंडली में बहने वाली स्वयं की धारा में परिवर्तन के कारण गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब फैराडे के नियम के अनुसार इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्वप्रेरण की क्रिया कहते हैं। कितना स्टूडेंट? ठीक है, अब और देख लीजिए, इसे भी देखिए। एक स्टूडेंट्स ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। इसे तीर का निशान मैंने इसे इधर क्या। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसमें प्रतिरोध बढ़ रहा है। जब मैं इसे करूं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा? धारा में कमी होगी, धारा में ह्रास, धारा में ह्रास। ठीक है, जब इसमें धारा में ह्रास होगा स्टूडेंट तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, और मैं समझाता हूं स्टूडेंट। और इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसकी दिशा इसका इधर की ओर होगी, ये भी कीजिए। और इसमें इधर की ओर होगी प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये कीजिए। ये आप ऐसे कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ठीक है, इसे भी ऐसे कर लीजिए। तो ये मैंने आपको 2 बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया भाई? धारा में परिवर्तन होगा। परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। जब धारा में वृद्धि होगी तो इसमें विद्युत वाहक बल ऐसी दिशा में होगा जो कि इस वृद्धि का विरोध करेगा, यानी कि इस अपोजिट डायरेक्शन में। धारा में ह्रास के कारण जब परिवर्तन होगा तो इसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो उसकी हेल्प करेगा, यानी कि उसे बढ़ना। इसमें क्या है? धारा में ह्रास हो रहा है, यानी कि वो ऐसा प्रयास करेगा कि धारा घटे ना, तो वो उसी की हेल्प करेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण की क्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब किसी कुंडली में स्वयं की धारा में परिवर्तन के कारण उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब फैराडे के नियम के अनुसार उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण की क्रिया कहते हैं। ये दोनों चित्र बना देंगे, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखिए, तो लिखते हैं, जब किसी कुंडली में बहने वाली स्वयं की धारा, बहने वाली स्वयं की धारा में परिवर्तन होता है, तब उससे गुजरने वाले, या तब उससे बद्ध लिख दो, जो से बंधा हुआ है, तब उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तब उससे बद्ध है, ये बद्ध यानी उसे बंधा हुआ, तब उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तब ठीक है, तब फैराडे के नियम अनुसार कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को या इस क्रिया को स्वप्रेरण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को स्वप्रेरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो चित्र बना देंगे, इसमें इसका कोई जिक्र नहीं करना कि ऐसे। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, स्वप्रेरण किसे कहते हैं। अब और भी अच्छी तरह समझ में आ गई जब हम अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए स्टूडेंट्स, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया। अन्योन्य देखा, स्वप्रेरण तो होगा, अन्योन्य प्रेरण और भी समझ में आएगा अच्छी तरह स्टूडेंट। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण का मतलब किसी अन्य के कारण, अन्योन्य का मतलब किसी अन्य के कारण, किसी दूसरी कुंडली के कारण जब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तब उसको कहते हैं। देखिए समझिए इसे भी स्टूडेंट्स, जिसे मैं दूसरे चित्र से बना रहा, ये लीजिए, देखो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये कुंडली है, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, इसमें भी ये स्टेट, यानी कि इसमें परिवर्तन हुआ है। जब मैंने इसे तीर का निशान इसमें स्टूडेंट्स इधर किया, इधर क्यों लगा देते, इसमें क्या मतलब है, इसकी धारा में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके पास दूसरी कुंडली है, मैं इसे दूसरे कलर से बना देता हूँ स्टूडेंट्स, दूसरी कुंडली को, इसके पास है दूसरी कुंडली है, देखिए स्टूडेंट्स ऐसे, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। देखो इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, इसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। देखो इस वाले ऊपर वाली द्वितीय कुंडली में कोई क्या नहीं है स्टूडेंट्स, कोई बैटरी नहीं है, इसमें तो बैटरी है प्राथमिक कुंडली में। आप समझिए, देखो स्टूडेंट्स, आप देखो अब बताइए, अब बहुत थोड़ी सी देर के लिए इसमें
आई बराबर कितनी धारा फैली 5। जब इसमें धारा 5 बह रही तो इसमें एक जो चुंबकीय फ्लक्स जब इसके पास रखे तो ये नीचे ऐसे गुजरेगा चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि जो इससे गुजरेगा वो इससे गुजरेगा। क्लियर बात। अब मैं इसे I बराबर 6 कर रहा हूं, यानी कि परिवर्तन कर रहा हूं। देखो इसे इधर या इधर कर रहा हूं, ठीक है। जब परिवर्तन कर रहा हूं तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, इसमें, है ना। तो ये लीजिए, देखा स्टूडेंट्स। तो देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि धारा में हम परिवर्तन इसमें कर रहे हैं और गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इसमें हो रहा है। यानी कि किसी अन्य कुंडली में धारा में परिवर्तन के कारण, जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब फैराडे के नियम अनुसार इस कुंडली में, जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है ना। अगली बात समझे स्टूडेंट्स। तो ये चित्र आपको बनाना है, ये वाला, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। इस घटना को, यानी कि जो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण, क्योंकि इस कुंडली में परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन होता है। तो अब ये बात में स्टूडेंट्स लिखें, ये चित्र भी आपको बनाना है, दोनों चित्र स्टूडेंट्स आपको बनाने हैं। ठीक है। तो लिखिए बिल्कुल ऐसी, जब किसी कुंडली, जब किसी कुंडली, है ना, जब किसी कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसी अन्य कुंडली के कारण होता है, या किसी अन्य कुंडली में, अन्य कुंडली है, मैं लिख देता हूं इसे, अन्य कुंडली क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। किसी अन्य कुंडली में धारा परिवर्तन या किसी और के कारण, जरूरी नहीं कि किसी और धारा परिवर्तन या अन्य कारण, या अन्य किसी कारण से होता है, तब, समझे ना, तब द्वितीय कुंडली में फैराडे के नियम के अनुसार एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है। इस क्रिया को अन्योन्य प्रेरण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को अन्योन्य प्रेरण की क्रिया कहते हैं। दोनों चित्र बनाएंगे स्टूडेंट्स, की क्रिया कहते हैं, दोनों के स्टूडेंट्स सब चित्र बनाएंगे। इनमें देखो अंतर समझ में आ गया। स्वप्रेरण स्वयं के कारण में जब विद्युत वाहक प्रेरित होता है, और अन्योन्य के जब किसी अन्य कुंडली में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, या इसे स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। ठीक है। वो तो क्रिया थी, अब हम किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, यानी कि किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, किस टर्म में होता है, तो उसे हम डिफाइन करते हैं स्वप्रेरण गुणांक। बहुत ध्यान समझिए स्टूडेंट्स। देखिए ये मैंने कुंडली बनाई स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है, मैं इसमें परिवर्तन नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लीजिए, बस ये फिक्स है यहाँ पर। अब देखिए जो इसमें
चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। समझ रहे हो ना भाई, जितनी ज्यादा इसमें धारा रहेगी उतना ही इसमें चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। मैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, केवल कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, 5 गुजर रहा है, 6 गुजर रहा है, 10 गुजर रहा है, ठीक, उसकी बात कर रहा हूं। किस पे निर्भर करता है, इसमें बहने वाली धारा पे। तो लिखते हैं, तो लिखिए किसी कुंडली से बद्ध, यानी जो बंधा हुआ है ना, बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, उसमें बहने वाली, कोई जरूरत नहीं इसे बनाने की चित्र को, बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है सर, ये किसी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात ये लिख लीजिए N5, N उसमें फिर है, ये लिख लो, यदि, ये भी लिख लो, यदि किसी कुंडली में कुल फेरे N है तथा धारा I बह रही है, तब उस कुंडली से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, तब उस कुंडली से गुजरने वाला या बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स एक फेरे से कितना गुजर रहा है, 5p। मैं इसे दूसरे कलर से लिखता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइव, ये क्या है, एक फेर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, कितने फेरे हैं, n, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स N5 किसके समानुपाती होगा, इसमें बहने वाली धारा I। क्लियर होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए, क्योंकि फार्मूला तो तभी बनेगा स्टूडेंट जब उनसे इक्वल में बदलेंगे, इसमें है कांस्टेंट लगाते हैं, N5p बराबर L, कैपिटल Li, ठीक है, ये याद रखना स्टूडेंट्स। ये L ही कुंडली का सौपर्ण गुणांक है, जहां L क्या एक नियतांक है और इस नियतांक को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कुंडली का सौपर्ण गुणांक, कुंडली का सौपर्ण गुणांक। अब इस L की ही डेफिनेशन देनी स्टूडेंट्स हमें, ठीक है ना, और उसी से हमें क्या देनी, मात्रक भी लिखना है। तो लिखो, तो L बराबर क्या है स्टूडेंट, देखो, या L बराबर N5p अपॉन I, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब ये एक है सिर्फ इस I पे। अब आपको पता है इसकी मुझे डेफिनेशन देनी, मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट्स, जब किसी नियतांक की या किसी गुणांक की परिभाषा देते तो उसका सूत्र से देते हैं, और सूत्र में जो नीचे हर होता है ये हर से एकांक बना देते हैं। ये तो ऊपर तो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है कुल, ये कुल चुंबकीय फ्लक्स है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग राशि नहीं है N5v, ये क्या है, पूरी एक राशि जिसे हम क्या कहते हैं कुल चुंबकीय फ्लक्स, और ये क्या है I। तो सीधी सी बात देखो, यदि लिखिए, देखो स्टूडेंट्स कैसे देंगे आप इसकी डेफिनेशन, इसे एक मान, तो यदि देखो, यदि I बराबर एकांक, तब
एल बराबर बोलो एन फाई आ गया। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो तब उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को कुंडली का स्वपरिमाण कहते हैं। कितना आसान है, ठीक है ना। तो लिखिए यदि, बस या ऐसे कह दो अर्थात, है ना, इसी में बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखो अर्थात यदि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, एकांक धारा प्रवाहित हो तब कुंडली से गुजरने वाले तब कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स को कुंडली का स्वपरिमाण कहते हैं, ये लीजिए स्टूडेंट डेफिनेशन हो गई। अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मात्रक। तो मात्रक लिखिए मात्रक एन, एन का मतलब टर्न, फेरे, और इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। तो इसको लिखेंगे वेबर टर्न, समझिए ना स्टूडेंट्स, वेबर टर्न अपॉन क्या होगा ये एम्पियर, और इसको बोलते हैं हम हेनरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हेनरी। ये वैज्ञानिक जिसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या, हेनरी किसके बराबर हुआ, वेबर टर्न प्रति एम्पियर के। ये सब स्टूडेंट्स आप याद रखना चाहिए। रटने वाला बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जैसे मैंने इसे देखो पहले अच्छी बहुत तरह समझे, हाँ इसे इतना ना, ये ऐसा इतना आप कर सकते हैं स्टूडेंट, बस एक सेंटेंस से किसी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये वाली आप लाइन ना लिखो। अगर आपको शॉर्ट करना है, ठीक है ना, तो आप इसे ऐसे देखो। देखिए आप बताइए, खुद आपके सामने स्टूडेंट जो बोर्ड पे नजर आ रहा है, यही टॉपर का आंसर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सवाल तो सभी करते हैं, पढ़ते तो सभी है, लेकिन टॉपर तो एक ही बनता है ना स्टूडेंट। तो उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी अदर स्टूडेंट से, तो वो ये क्वालिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई क्या एक हेनरी की परिभाषा दीजिए। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, तो एक हेनरी की परिभाषा क्या है कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, भाई ये भी 1 हो जाए 1 एम्पियर, और उसमें ये भी 1 हो जाए 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से उसमें एक ही वेबर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तब उस कुंडली का स्वपरिमाण 1 हेनरी होगा। तो ये स्टूडेंट्स ये तो रटने वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स जो आप याद करके जाए वही आए, बहुत बार 1-2 सवाल ऐसे अवश्य आते हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट आते हैं, तो आप उस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब एक हेनरी की परिभाषा लिखिए तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका जवाब क्या होना चाहिए, टॉपर का होना चाहिए। तो आप इससे लिखते हैं किसी कुंडली का स्वपरिमाणांक, किसी, यहां से स्टार्ट करेंगे, किसी कुंडली का, फिर इसको पढ़ना सीख लीजिए स्टूडेंट्स, स्वपरिमाण गुणांक L बराबर N∅B अपॉन I। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों के उसमें मात्रक लिखिए। बताओ ये इस मात्रक तो मात्रक क्या होगा इसका मतलब स्टूडेंट्स, यार मत लिखो मात्रक, ये L का मात्रक क्या होगा, हाँ यार लिख लीजिए क्योंकि आपको नहीं पता है। मात्रक देखो इसका क्या है, हेनरी, एल का मात्रक हेनरी, ये लीजिए। ये क्या स्टूडेंट्स, ये क्या है,
वेबर टर्न, वेबर टर्न प्रति एम्पियर। ये आप देखिए स्टूडेंट्स, बताओ जब एक यहां भी एक हो यहां भी एक हो तभी तो एक आएगा ये। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी कुंडली, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स गुजरे तब उसका स्वपरिणाम गुण कितना होगा, 1 हेनरी होगा। तो यहां से डेसिमल, ठीक है। आता है यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर, एक लिखो फ्रेंड्स, 1 एम्पियर, इस बात का ध्यान रखना, एकांक नहीं, 1 एम्पियर की, ध्यान रखना एकांक नहीं लिखोगे फ्रेंड्स, आप पूरा मात्रक लिखोगे क्योंकि मात्रक लिख रहे हैं आप। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उससे गुजर करने पर उसमें 1 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स, वेबर का चुंबकीय फ्लक्स गुजरे या बद्ध हो, गुजरे, तब कुंडली का स्वपरिणाम गुणांक 1 हेनरी होगा। तब इस कुंडली का स्वपरिणाम गुणांक 1 हेनरी होगा। ऐसे लिखोगे स्टूडेंट्स, 1 हेनरी होगा। इमरजेंसी में आप केवल ये 2 लाइन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आप बताइए, बस आपको 1 2 ये भी तो नहीं है, इतना ही तो लिखा। एक मुश्किल से कितने स्टूडेंट्स 1 मिनट भी लगेगा यहाँ से यहाँ तक फालतू लिखने में। एक स्टूडेंट्स केवल इतना लिखता है और एक स्टूडेंट उसे ऐसे लिखता है। तो आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एग्जामिनर किससे प्रभावित होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपको स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ बीच बीच में कि मैं सब छोटे से छोटा, मोटे से मोटा, बड़े से बड़े हर क्वेश्चन को टच करूंगा, जिससे कि मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और जब वे एग्जाम रूम से बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह से, एक प्रभावशाली, एक कॉन्फिडेंशियल स्माइल हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखें ये स्टूडेंट्स, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, किसी समतल कुंडली के स्वपरिणाम गुणांक के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। स्वपरिणाम गुणांक का कुंडली का है ना, अभी तो हमने सोचा, अब उसका हम क्या लिखेंगे, अलग अलग आकृति की जो कुंडली होती है उसका अलग अलग ही क्या होगा स्टूडेंट्स, स्वपरिणाम गुणांक होगा। तो देखिए, अब मुझे समतल कुंडली है, समतल कुंडली आप समझते स्टूडेंट, समतल होनी चाहिए, ठीक है ना, और उसमें फेरों की संख्या ऐसे होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये वृत्ताकार कुंडली है। तो देखिए अब स्टूडेंट्स, अब मैं, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं, सर आपको इतना याद कैसे रहता है, इतना एक्यूरेसी से पढ़ा क्या देते रहते, इतना एक्यूरेसी से कंसेप्ट कैसे क्या हो रहते हैं सर, आप बोलते क्यों नहीं। वही मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ, आप भी स्टूडेंट्स क्या याद रखेंगे कि एक मुकेश सर थे। तो देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अब बता दो, बहुत सिंपल स्टूडेंट, देखिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, स्वपरिणाम गुणांक, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो को याद नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले याद करने। स्वपरिणाम गुणांक का सूत्र मैंने लिखा था, L बराबर N फाई V अपॉन R, यही तो था स्टूडेंट्स। ये L निकालना, बताओ इस L को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फाई V। तो यहां तक पहुंचने के लिए इससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फाई V। आपको पता है फाई V क्या होता है, BA होता है, ठीक है स्टूडेंट। BA cos थीटा, cos थीटा तो हम क्या आते हैं, 1 ले लेते हैं cos थीटा को, ठीक है ना, 1। अब इस फाई V को निकालने के क्या ले चाहिए, सही B। तो देखा स्टूडेंट्स, तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, B से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले इस समतल कुंडली का स्वपरिणाम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर उसके एक फेर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे स्टूडेंट, और फिर यहां रखेंगे, दैट्स ऑल। हो गया डेरिवेशन स्टार्ट स्टूडेंट्स। ऐसे करते हैं, यानी कि हमारे माइंड में होना चाहिए स्टूडेंट्स
कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उस चीज को हम पहले ही कलेक्ट कर लेंगे ये और एंड में जाके यहाँ रख देंगे। तो यही तो स्टूडेंट्स लाइफ स्टाइल होती है, ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप अपने खेतों पे जा रहे हैं काम करने के लिए, आपको पता हमें फावड़ा भी चाहिए, हमें हल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, तो उसका पहले से अरेंज करेंगे ना। दैट्स सिंपल स्टूडेंट्स। से हमें ये एल चाहिए, एल के लिए क्या चाहिए हमें, एम तो फेरों की संख्या है, कांस्टेंट है वो, तो हमें क्या चाहिए 5b, 5b का सूत्र होता है बी, तो ये इस तरह से करेंगे। तो यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, करें तो देखो पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे स्टूडेंट। वैसे चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समतल कुंडली है। तो लिखिए माना आर त्रिज्या, लिख लो माना आर त्रिज्या की एक, आर त्रिज्या तथा एन फेरों की, लिख लो एक साथ, लिख लो माना आर त्रिज्या तथा एन फेरों की, एन फेरों की एक क्या है स्टूडेंट्स, वृत्ताकार कुंडली है, एक वृत्ताकार। क्लियर हो गया, वृत्ताकार कुंडली है। अब जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, ये लीजिए स्टूडेंट्स, मैं बना देता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये कितनी आर, इसमें फेरों की संख्या है ना, मैं दिखा वो नहीं दिखा रहा, ठीक है। इसमें धारा कितनी बह रही है, आई। तो अब लिखो जिसमें आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। अब जब आई धारा बहेगी तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा स्टूडेंट, ठीक है। देखो तब कुंडली के केंद्र पर, बी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, आपको सूत्र याद ही है पहले से ही, कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में यही सब पढ़ा है। बी बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन कितना स्टूडेंट्स, म्यू जीरो एन आई अपॉन, याद है 2r, बोल गए क्या, यही होता है स्टूडेंट्स, बी म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। क्लियर बात होगी स्टूडेंट्स, बी आ गया। अब इसके एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तब कुंडली के एक फेरे से, लिखोगे स्टूडेंट्स, एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, आपको पता है मैंने अभी बताया था, बी फिर 5b फिर एल, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, फाइव बी क्या होता है स्टूडेंट्स, बी ए, ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 5b बराबर बी ए। बताओ बी की वैल्यू ऐसे, देखो कहीं आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बी की वैल्यू पर रख दीजिए, तो बी म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r, और ए की जगह क्या रख लीजिए स्टूडेंट्स, पाई आर इस पार रख लीजिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल पाई आर इस पार होगा। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, ये म्यू जीरो एन आई अपॉन 2, एक आर से आर कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई आर, ठीक हो गया। अब क्या, बस अतः कुंडली का सवकलन गुणांक परिभाषा के अनुसार, तो लिख लीजिए अतः कुंडली का सवकलन गुणांक। और एक बात जस्ट स्टूडेंट्स और भी आसान कर देता हूं, अभी इसे बिल्कुल एंड में रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या रखेंगे, एंड में रखेंगे, इसे ऐसे रखिए, कितना स्टूडेंट्स, ये 2r है, बाकी सब एंड में रखिए, ठीक, बहुत अच्छा मैं बता रहा हूं, ठीक है। अतः कुंडली का सवकलन, अतः कुंडली का सवकलन गुणांक परिभाषा के अनुसार क्या, L बराबर n 5b अपॉन आई। अब n की 5b की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए,
एन तो ये एन वाला एन है ही, और फाइव बी की वैल्यू हमने निकाल ली, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r इंटू ए, क्या रहेगा, आई रहेगा नीचे का, आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एल बराबर म्यू जीरो सबसे पहले लेंगे कांस्टेंट है म्यू जीरो, फिर क्या है देखो एन और ये एन, एन स्क्वायर, फिर क्या बचा, ए बचा, ए अपॉन क्या स्टूडेंट 2r। वाओ कितना सिंपल स्टूडेंट्स, बताइए क्या याद करना पड़ा, कुछ नहीं, रटते रटते पागल हो जाओगे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे, मुझे नहीं सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कितना सिंपल। तो ये इस स्टूडेंट्स इसी डेरिवेशन के लिए नहीं, हर एक डेरिवेशन के लिए जब भी आप क्या निकालेंगे, सॉफ्टवेयर गुणांक निकालेंगे, सबसे पहले उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जितना उत्पन्न होता है वो पिछले चैप्टर में हम पढ़े आए। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, फाइव बी ए सूत्र लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और बस एन बराबर रख देंगे। तो अब ए रख सकते हो, यदि अब लिख सकते हो स्टूडेंट्स, यदि ए बराबर पाई आर स्क्वायर, अब रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, जहां बस ये लिखते जहां ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, बस इतना ही आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं, किसी भी कुंडली का सॉफ्टवेयर गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी कुंडली में चुंबकीय संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। वास्तव में होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी कुंडली है, जब हम इसमें धारा, किसी बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, ये धारा प्रवाहित करेंगे तो सौ प्रेरण की क्रिया के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और जिसकी दिशा विद्युत ऐसे होगी जो कि इस धारा के बढ़ने का विरोध करेगा। ठीक है ना, धारा के बढ़ने का क्या करेगा स्टूडेंट्स, विरोध करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यानी कि इस धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए कुछ कार्य करना होगा। ठीक है ना, और वो कार्य क्या, उस कार्य के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, इससे, इस है ना। तो यानी कि इस, देखो बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, बहुत वास्तव में यहाँ से आवेश चला, इस आवेश को, लेकिन जब आवेश इसमें बहेगा तो उसे क्या होगा, ये उसके बहने का विरोध करेगा। ठीक है ना, तो यानी कि इस आवेश को बहने में इस बैटरी द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। कई बार तो स्टूडेंट एक तरह से सिंपल क्वेश्चन आया है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कौन सी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कौन सी होती है स्टूडेंट्स, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। बात समझिए ना स्टूडेंट्स, तो ये मुझे लिखना है, तो ठीक है, तो लिखते हैं जब, पहले से है ना कैसे होता है, जब किसी कुंडली में ठीक है, किसी सेल या बैटरी द्वारा, किसी बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, धारा प्रवाहित की जाती है, तब सौ प्रेरण के कारण, ठीक है ना, तब सौ प्रेरण की क्रिया द्वारा, तब सौ प्रेरण की क्रिया द्वारा, सौ प्रेरण की क्रिया, सौ प्रेरण द्वारा, तो सौ प्रेरण की क्रिया द्वारा कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जो कि धारा के बढ़ने का विरोध करता है, जो कि धारा के बढ़ने का विरोध करता है, के बढ़ने का विरोध करता है। ठीक है, अर्थात धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए, अर्थात
धारा को अपने स्थायी मान I0 तक पहुंचने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। पहुंचने के लिए इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है ना। तो पहुंचने के लिए प्रेरित, बस इस करने के लिए इस प्रेरित, शॉर्ट में लिखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिर वो समझिए स्टूडेंट को। देखिए, मैंने ये फैन है, ठीक है, मैंने स्विच ऑन किया तो पहले क्या होगा स्टूडेंट, धीरे धीरे घूमेगा, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्या उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी स्टूडेंट्स, या एक समय थोड़े समय पश्चात वो जितनी उसकी स्पीड होनी थी उतनी हो जाएगी? ठीक है ना, तो बढ़ेगी तो जरूर, लेकिन एक स्थायी मान के बाद फिर उसकी वो नहीं बढ़ेगी, चक्कर है ना, उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही धारा का मान है, ठीक है, शुरू में धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना, उस धीरे धीरे परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा जो कि इसका विरोध करेगा, यानी ठीक है, अर्थात इसे इसमें बहने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, वही हमें निकालना है। ठीक है, अब मान लिया हम ये देखते हैं कि माना, बहुत आसान स्टूडेंट, माना किसी क्षण, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, माना किसी क्षण dq आवेश को प्रवाहित करने में क्या गया कार्य है, कौन करेगा कार्य? इसमें जो रासायनिक ऊर्जा है बैटरी द्वारा क्या गया कार्य कौन से सूत्र से स्टूडेंट्स पता है आपको? देखो इससे बहुत ध्यान से, V बराबर W/Q था स्टूडेंट्स, तो W बराबर क्या आ जाएगा QV, लेकिन हम यहाँ इस केस में लिखते हैं क्या गया कार्य, तो dW लिख लो, छोटा सा dW इज इक्वल टू Q की जगह क्या आ जाएगा आवेश dQ, और V की जगह प्रेरित विद्युत वाहक बल E dQ, समझे ना, कितना आवेश dQ, E क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल है, मैं लिख देता हूं E क्या है स्टूडेंट्स प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि स्टूडेंट्स ये अपोज कर रहा है तो यहां पर आएगा माइनस, बात समझ में आ गई बहुत ध्यान से, ठीक है, E dQ। अब आपको स्टूडेंट्स पता है dQ, जब इसमें dQ प्रवाहित होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तब इसमें कितना धारा प्रवाहित होगी। हम इसको, इस कार्य को निकालने के लिए हम इसके E भी है dQ भी है, ठीक है, इसे किसमें कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी 100 प्रेरण गुणांक के रूप में हम लिखते हैं, क्योंकि कुंडली को हम किससे परिभाषित करते हैं, उसके 100 प्रेरण गुणांक से, तो इसमें इसका 100 प्रेरण गुणांक जरूर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है हम उसे 100 प्रेरण गुणांक उसमें लिखते हैं, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, यहीं लिख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका मान होता है -L/dI/dt। आपके को सर ये कहां से आ गया E बराबर dL/it? देखो मैं बताता हूँ स्टूडेंट, हमने फैराडे का क्या लिखा था, E बराबर माइनस, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स,
ये लिखा था डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये था फैराडे का नियम, है ना, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कुंडली है तो इसमें स्टूडेंट्स फेरे भी ले लो, तो कुल ये लीजिए तो n फाई होगा, या यहाँ लिख लो n, यहाँ लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस n को मैं यहाँ ले गया माइनस डेल्टा n फाई, बहुत आसान है स्टूडेंट, ये लीजिए। ठीक, अब n फाई अभी मैंने बताया था स्टूडेंट्स, n फाई बराबर क्या था, L I था कुंडली के लिए, बस इतना करना है स्टूडेंट। ये देखिए n फाई की जगह L I, ये लो आ गया, L कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए L, और डेल्टा को मैं D लिख सकता हूं, डी आई अपॉन dt। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, आप अगर इसे करना चाहो तो इसे कर सकते हैं आप। ठीक है, ये लीजिए, तो आप इसने को भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो कीजिए तो ई, तो ई की वैल्यू रखिए माइनस, तो ये है स्टूडेंट्स, ई बराबर क्या आएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी, ये डी क्यू है ये। ठीक, आप बताइए माइनस माइनस प्लस होगा स्टूडेंट्स, एल डी आई, और मैं इसे ऐसे लिखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, डी क्यू, इस डी क्यू को इधर लिख रहा हूँ, बहुत आसान है, डी क्यू अपॉन डी टी। और आपको पता है स्टूडेंट्स एल डी आई, ये क्या होगा, उसमें बहने वाली धारा डी क्यू अपॉन डी टी, अब इसकी बहने की दर को धारा कहते हैं, ये देखो डी डब्ल्यू आ गया। अब संपूर्ण कार्य आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अतः धारा के स्थायी मान तक पहुंचने में, के स्थायी मान तक पहुंचने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य तो निकालेंगे हम, तो बस कुल कार्य के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देंगे हम। तो क्या देखो, ये लीजिए ऐसे, ये ठीक है। अब इसकी लिमिट कहां से, पहले जीरो थी और कहां तक पहुंचाना, आई जीरो तक, स्थायी मान आई जीरो लिख लो, धारा की स्थायी मान आई जीरो तक पहुंचने के लिए। ठीक, तो अब इसे सोल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ कर रहा हूँ सॉरी स्टूडेंट्स। तो बताओ, तो W बराबर L बाहर आ जाएगा, ये आया आई डी आई, इंटर के स्टूडेंट्स बहुत आराम से आप इसे कर लेंगे, जीरो से आई जीरो। बताइए क्या हुआ स्टूडेंट्स, करो इसका समाकलन, बस समाकलन करने पर करो स्टूडेंट्स, करने पर क्या आया, W बराबर L तो है स्टूडेंट्स, क्या आया, आई का क्या हो जाएगा, एक पावर है यहाँ पर, तो आई स्क्वायर बटे दो, यानी कि मैं लिख रहा हूं, ये लीजिए आई स्क्वायर बटे दो, और जीरो से आई जीरो। ठीक स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूं, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सी स्पेस कम है, मैं सोच रहा हूं इसे इस तरह से कर दूं। तो W बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक बटे दो L आई जीरो रखो आई की जगह, तो कितना हो जाएगा, आई जीरो का स्क्वायर माइनस, जब ये जीरो लिमिट होगा तो जीरो हो जाएगा, दो मैंने बाहर निकाल दिया स्टूडेंट, ये तो होगा। तो W बराबर क्या होगा, एक बटे दो L आई जीरो का स्क्वायर, ये ठीक है। और यही किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो अर्थ है, बस ये लिखो, यही कार्य, बस एक लाइन लिखनी चाहिए, यही कार्य कुंडली में चुंबकीय, ऊपर भी लिखा हमने चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, चित्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसे देख लेना, ठीक है ना, हो जाएगा। तो इसका अब W की जगह हम क्या रखेंगे, U रखेंगे, तो U बराबर क्या, U बराबर एक बटे दो L आई जीरो स्क्वायर, ये हमारा इसका सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या आएगा, फाइनल सूत्र, U बराबर एक बटे दो L आई स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स देखिए, अब ये
आप देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे आईआईटी लेवल के दृष्टिकोण से देखिए। आईआईटी लेवल के दृष्टिकोण से देखो, याद कैसे करते हैं बताओ। एल, अगर मैं इसकी 1/2 mv² से तुलना करूं तो ये एल क्या, एल की जगह क्या आ जाएगा, स्थिर ऊर्जा का क्या, सॉरी गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है, 1/2 mv²। तो एल की जगह क्या आ जाएगा, एम। इसलिए स्वप्रेरण गुणांक को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वैद्युत द्रव्यमान भी कहते हैं। जब हम कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो स्टूडेंट ऐसे एक दूसरे को कंपैरिजन करके, को रिलेट करके पढ़ते हैं। और आईआईटी का सबसे बड़ा स्टूडेंट्स फंडा यही है कि उसमें हम मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाना पड़ता है, मैग्नेटिक भी लगाना पड़ता है। अब जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो सारी फिजिक्स उसमें मैकेनिक्स भी लगाना पड़ सकता है। एक दूसरे से बड़ा मजा आता है स्टूडेंट जब हम किसी बहुत टॉप मोस्ट कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स, आप एक खेत को खोद रहे हो, आपको पता उसमें शकरकंदी निकलेगी, आलू निकलेंगे, ठीक है, आप खोद रहे हो। अगर स्टूडेंट्स आपको ये पता चल जाए कि इसमें तो डायमंड निकलने वाले हैं, तो आप दिन रात, जब तक वो डायमंड ना मिल जाएगा तब तक आपसे दिन रात। तो यही अंतर होता है स्टूडेंट्स आउटपुट का, यानी कि जब हमारा आउटपुट इतना शानदार होता है तो हमारी मेहनत भी उतनी ही शानदार होती है, उसका एंजॉय करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।